प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं इतिहास और उसमें कार्य कारण का संबंध क्या होता है। इतिहास में कहा जाता है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है और प्रत्येक कारण का कोई न कोई परिणाम होता है। इतिहासकार E.H. कार ने इस संबंध में विस्तार से बताया है। बहुत उन्होंने विशद अध्ययन इस बारे में किया है। कहते हैं कि इतिहासकार जो है एक कथा कहने वाला होता है और प्रत्येक कथा कहने वाला ये जानता है कि कुछ घटनाएं जो हैं एक दूसरे के साथ विशेष जो है संबंधों के आधार पर जुड़ी होती हैं। तो इसी संबंध को इतिहास में कार्य कारण संबंध कहा जाता है। इतिहास में कार्य कारण संबंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि इतिहास में निरंतर यह पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। महान इतिहासकार या विचारक वही है जो नई चीज़ों के संदर्भों में उनके बारे में निरंतर पूछता रहता है कि ऐसा क्यों, आखिरकार इसके पीछे क्या घटना है। आदमी विश्लेषण में जाता है, उसके पीछे जाता है। इसी तरह कॉलिंगवुड ने भी ये कहा है कि कारण ही वह प्रमुख तत्व है, जब कारण ही वह प्रमुख विचार है जो मनुष्य को किसी भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है। इतिहासकार मनुष्य को बाध्य करने वाले तथ्यों का अध्ययन कारण के रूप में करता है और इन तथ्यों को ध्यान में रखकर E.H. कार ने बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। इसलिए बिना किसी घटना के कारण में जाए हुए हम किसी भी इतिहास लेखन या इतिहास को समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। पहले के समय में इतिहासकार और विद्वान घटना के जो हैं कारण हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और उनको लगता था कि ये सब जो है एक तरह से एक ईश्वर का ही जो है रूप है, यानी जो भी घटना घटती है वो ईश्वर की वजह से घटती है। और बस ठीक है कि अपना ध्यान उन्होंने भाई घटनाक्रम पर कर दिया, जैसे कोई युद्ध कहाँ हुआ, कितने लोग मारे गए, है कि नहीं, कब हुआ, तो इस तरह की चीज़ें थी। पर बहुत ज़्यादा मतलब उनका ये विश्लेषण पर जो है आधारित नहीं था कि उसके पीछे निश्चित जो है उसके पीछे कौन सा विचार काम कर रहा था या व्यक्ति उसके प्रति जिम्मेदार था। उनको ये लगता था कि जो है इतिहास ईश्वर का ही एक तरह से इतिहास में जो घटना है वो ईश्वर की वजह से ही होती है। तो इस कार्य कारण के संबंध में कुछ सिद्धांत जो हैं विद्वानों ने बताए हैं। तो इसमें पहला दैविक सिद्धांत है। तो दैविक सिद्धांत के बारे में जैसे यही आता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई जो है ईश्वर का ही जो प्रकोप है, ईश्वर की रजामंदी है, ईश्वर का ही जो है ये दिया हुआ है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की और भी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, विश्व की और जो सभ्यताएं हैं, जैसे इजिप्ट कल्चर है, बेबीलोन कल्चर है कि नहीं, ग्रीक कल्चर है, इन सभी का मतलब एक तरह से विश्वास था कि ये सब जो घटनाएं हैं वो ईश्वर की वजह से होती हैं। और उसी तरह से जो है राजा नायक जो भी होते थे, है कि नहीं, सम्राट, सबको ये लगता था कि सारी घटनाओं के पीछे जो है ईश्वर विद्यमान है। और उस वजह से किसी और तरह के विश्लेषण में इतिहासकार ज़्यादा रुचि भी नहीं रखते थे। उनको लगता था कि अगर हम उसके बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा बताएंगे, तो एक तरह से वो ईश्वर के उसमें एक तरह से ईश्वर की रजामंदी में विघ्न डालना होगा या उसके खिलाफ होगा। तो ईश्वरी जब संरचना का ज़्यादा स्वीकार्य थी आज के मुकाबले, तब ऐसा था। दूसरा सिद्धांत आता है बुद्धिवादी सिद्धांत। बुद्धिवादी सिद्धांत में क्या है कि भाई घटनाओं में
जो है बुद्धि का कितना रोल है कि नहीं, बुद्धिवादी तरीके से सोचना, है कि नहीं। उसमें लॉक एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि भाई व्यक्तियों में परस्पर प्रेम, राष्ट्रीय समाज की प्रभावक क्षमता, नागरिक संस्था आदि का ये जो तरीका है उससे माना जाता है कि बुद्धिवादी सिद्धांत जो है इसमें लागू रहा। अगला जो है सिद्धांत आता है राष्ट्रीय सिद्धांत। राष्ट्रीय सिद्धांत के अंतर्गत एक तरह से राष्ट्रवाद की भावनाएं, मतलब कोई भी जो है घटना है उसके प्रति कोई भावना होती है, तो पूरे राष्ट्र की अपनी एक भावना होती है, उस भावना के तहत ही जो है कोई युद्ध छिड़ जाता है। अगर भावना होती है तो युद्ध बंद हो जाता है या मैत्री स्थापित हो जाती है। जैसा कि अब हम भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले हम एक ही देश थे, लेकिन कुछ घटनाओं की वजह से, वही घटना और कार्य कारण संबंध की बात आती, कुछ घटनाओं की वजह से दो राष्ट्र के रूप में सामने आए, और दो राष्ट्र के रूप में सामने आए तो आज की स्थिति है कि एक दूसरे के दुश्मन देश कहलाते हैं। तो कुल मिला के राष्ट्रों की जो भावना होती हैं उसी भावनाओं के आधार पर जो है ये बात चलती है और वही कारण बनते हैं। फिर अगला जो सिद्धांत आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है इतिहास लेखन में विज्ञान का महत्व बढ़ा। जैसे प्रोफेसर जे.वी. ने कहा था कि इतिहास है एक विज्ञान है, न कम न अधिक। तो जब विज्ञान का सिद्धांत जब आया तो कार्य कारण के जो संबंध थे, इतिहास में जो घटनाओं की विश्लेषण था, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे ही अपनाने की बात हुई तो वो जो दैविक सिद्धांत है, जो ईश्वरीय सिद्धांत है, वो कहीं न कहीं पीछे चला गया। अगला सिद्धांत आता है मानवीय सिद्धांत। मानवीय सिद्धांत के अंतर्गत यह है कि भाई कोई न कोई जो ऐसा मामला है, कोई ऐसा शक्ति है, कोई ऐसा विचार है जो हम सब को है ना, जो एक प्रेरित करती है। ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई विचार है, तो उसमें इस तरह के जो इस सिद्धांत को मेन रूप से जैसे कॉम्ट है, हीगल है, इन्होंने खास तौर पर जो है इसका प्रकटीकरण किया इस सिद्धांत का। और महान व्यक्तियों ने अक्सर भावात्मक रूप से है कि नहीं व्यक्ति को एक एनलाइनमेंट करने का प्रयास किया, ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित किया जो उनके अनुसार घटित हो सके, है कि नहीं। जैसे महात्मा गांधी की बात की हुई, अहिंसा की उन्होंने उनकी विचारधारा थी और उन्होंने अपनी विचारधारा को इस तरह से प्रचार प्रसार भी किया या सामने रखा कि लोग साथ आए और एक बड़ी घटना जो है हमारे देश की आज़ादी के रूप में सामने आती ही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मानवीय सिद्धांत भी जो है इस कार्य कारण में के संबंधों में एक तरह से एक भूमिका अदा करते हैं। अगला सिद्धांत आता है मार्क्स का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स की थ्योरियों को एक समय मार्क्स थ्योरियाँ या मार्क्स सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन्होंने ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनका जो व्याख्या प्रस्तुत की, वो व्याख्या जो है भौतिकवादी व्याख्याएं कहलाई, और किस तरह से समाज के अंदर एक उत्पादक वर्ग होता है और एक उपभोक्ता वर्ग होता है कि नहीं, एक मजदूर वर्ग होता है। तो उस तरह उन दोनों के बीच में क्या संबंध, उत्पादक और उपभोगी, है कि नहीं। तो उन संबंधों और उन संघर्षों का जो व्याख्या उन्होंने प्रस्तुत की वो भौतिकवादी व्याख्या कहलाई। और मार्क्स ने इस तथ्य पे बल दिया कि उत्पादन के साधनों पर जो है नियंत्रण होता है जो उत्पादक का, जो उत्पादन करता है खासतौर पर, और जो बाकी के जो वर्ग होते हैं उनका उस पर नियंत्रण नहीं होता, और इसलिए उनका वो उनके अनुसार चलते हैं जो उत्पादक वर्ग चाहता है। तो उस तरह से ही उनका वो इतिहास बनता है। फिर आता है साहब
एक और सिद्धांत आता है परिस्थितियों का सिद्धांत। तो एक प्रोफेसर हुए हैं ऑक्सफोर्ड, उन्होंने परिस्थितियों की व्याख्या की कि परिस्थिति सिद्धांत कैसे कार्य कारण में संबंध, कि कोई न कोई घटना जब होती है तो उसके पीछे कोई न कोई परिस्थिति जो है जिम्मेदार होती है, और जब परिस्थिति जिम्मेदार होती है तो निश्चित रूप से घटना घट जाती है और उसके परिणाम सामने आते हैं। ऐसे ही अगला सिद्धांत आता है कि विवेक का सिद्धांत। तो विवेक के सिद्धांत में तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कोई इतिहास लिखता है कि इतिहासकार, तो उसमें विवेक का बहुत बड़ा रोल होता है कि किसी भी का घटना को, किसी भी उसके पीछे छुपे कारण को, तथ्यों को, है कि नहीं, जब तक वो विवेक के अनुसार उसका विश्लेषण नहीं करता है तब तक वो सच्चा इतिहास लेखन संभव नहीं है। तो इस तरह से इतिहास के जो लेखन है उसमें के पीछे मेन रूप से कोई भी इतिहास बनता है, बिगड़ता है, तो उसके पीछे कार्य कारण संबंध ही जिम्मेदार होते हैं। ये कार ने भी खूब विश्लेषण विस्तार से बताया कि प्रत्येक जो है इतिहास कार्य कारण संबंधों से जुड़ा हुआ, कार्य कारण के संबंधित घटनाओं से जुड़ा हुआ। चलो बाकी कल के वीडियो।